कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी सिसकते हुए व्योम से सब बोल रही थी और उसके शुरुआती शब्दों ने जैसे व्योम का सीना छलनी कर दिया हो। लेकिन लास्ट तक आते आते वो मुस्कुराया था और सानवी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। मत याद करो वो बातें जो तुम्हें तकलीफ दे। अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं तुम्हारी शिकायतें सुनने के लिए। बस मैं ही अकेला पड़ गया हूँ अब। उसने सानवी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बेचारा समूह बनाकर कहा। तो सानवी खिलखिला उठी। आई लव यू और ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम्हारे खुश होने से ही मेरी लाइफ अच्छी चलेगी, वो मुस्कुराकर बोला और उसके माथे पर प्यार से अपने लबों की छाप छोड़ दी। सानवी अब कसमसाकर उससे दूर होने लगी तो व्योम ने उसे छोड़ दिया। ये अच्छा है, पास खुद से आओ और जब बंदे का मन हो तो भाग जाओ। उसकी बात सुन उसने अपनी आंखें भींच ली। तुम जाओ ना, तुम्हें प्रेरणा और आदि को ड्रॉप करने भी जाना है, उसने जल्दी से कहा। यार तुम ना सच में शर्माते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो, वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला और बाहर निकलने लगा। बाय। सानवी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने पीछे पलटकर उसे देखा और बाय बोल चला गया। ये डॉक्टर साहब के अंदर जाने किसकी आत्मा घुस गई है शादी के बाद से। पहले ऐसे नहीं थे और अब कितना छेड़ते हैं मुझे, वो खुद से बोली। उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। वो शायद अपने ही ख्यालों में खोई रहती अगर फ़ोन रिंग ना होता तो। उसने जल्दी से बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया। उसमें भाभी देख उसकी आंखें चमक उठी। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ? लगता है अभी तक सुबह नहीं हुई मैडम जी की। भाभी अब आप भी शुरू मत हो जाइए प्लीज़। यहाँ सब कम है क्या जो आप भी? क्या आप भी? हाँ, हक बनता है मेरा अपनी इकलौती ननद को छेड़ने का, जो कि ससुराल जाते ही भाभी को भूल गई। मतलब पति देव के पास होने पर किसी की सुध ही नहीं है। वैसे है कहाँ मेरे जीजू? वो बाहर गए हैं। आदित्य और प्रेरणा को आज घर जाना था तो स्टेशन छोड़ने। ओह, तभी कॉल रिसीव हो गया इतना जल्दी। और बता रात कैसी रही? जैसे रोज होती है, उससे कुछ अलग नहीं। बिट्टी, कोमल कुछ हैरान होकर बोली तो सानवी खिलखिला पड़ी। बहुत शैतान हो गई है। एक बार यहाँ आ अपने पति परमेश्वर के साथ, तब बताती हूँ तुझे। बिल्कुल बता दीजिएगा। अभी ये बताइए आपको फुर्सत कहाँ से मिल गई इस टाइम कॉल करने की? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुझे कोई गुड न्यूज़ देनी थी, कोमल कुछ शर्माते हुए बोली। क्या है भाभी, जल्दी बोलिए ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। उसकी जल्दबाजी पर कोमल हंस पड़ी। मेरी जान, तू बुआ बनने वाली है, उसने खुश होकर कहा तो सानवी ने कसकर फ़ोन पकड़ लिया। भाभी आप सच बोल रही हो? आप प्रेग्नेंट हो? ओ माय गॉड, हमारे यहाँ भी छोटू बेबी आने वाला है और मैं बुआ। भाभी मुझे आपसे मिलना है, मैं आ रही हूँ। हाँ आपके पास, मैं मॉम को बताती हूँ, उसके बाद जल्दी से आ जाऊँगी आज ही। उसकी हड़बड़ाहट और खुशी पर कोमल उसे समझाते हुए बोली। बिट्टू तू अभी ससुराल में है, कल ही शादी हुई है और आज यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा बच्चा। मैं यही हूँ, कभी भी आ सकती है तू। जब पग फेरे के लिए आएगी तब रुकना यहाँ, ओके? उसने बेमन से कहा। उदास नहीं होते बिट्टी, वरना तेरा भतीजा या भतीजी क्या सोचेगी कि उसकी बुआ तो उसके आने की न्यूज़ सुनकर खुशी नहीं है। नहीं बेबी, आपकी बुआ बहुत खुश है। अच्छा भाभी, ये न्यूज़ आपको कब पता चली? उसने पूछा तो कोमल ने उसे बताया कि हल्दी वाले दिन से ही उसकी तबीयत खराब थी और उसकी विदाई के बाद वो चेकअप कराने गई थी। तो आज रिपोर्ट्स आई है। बहुत देर तक वो उससे बातें करती रही। फिर जब कॉल कट हुआ तो उसे काशवी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो काजल के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछी, दी मैं आ जाऊं? हाँ सानवी, आओ ना, पूछने की ज़रूरत नहीं है, काजल मुस्कुराते हुए बोली तो वो अंदर आई। काशवी बेड पर लेटी थी और रो रही थी। दी ये रो क्यों रही है? उसने पूछा। गीला कर दिया है, डायपर चेंज करने जा रही थी मैं, काजल बोली और उसको चेंज कराने लगी। सानवी को बहुत ही प्यारी लग रही थी काशवी, उसके छोटे छोटे नाजुक से हाथ और उसका छोटा सा चेहरा। दी मैं इसे गोद में उठा लूं? वो पूछी तो काजल मुस्कुराई। मामी हो इसकी तो तुम्हें ही संभालना है, इसे परमिशन की ज़रूरत नहीं, कहते हुए वो काशवी को उसकी गोद में पकड़ा दी। मेरा बेबी आज मामी के साथ खेलेगा, क्यूटी मेरी कासू।
वो उसके नन्हे से हाथों को अपने होठों से छू ली और पुचकारते हुए उसे रूम में घुमाते हुए दुलारने लगी थी। व्योम दरवाजे पर खड़ा उसे ऐसे देख रहा था, कितनी खुश लग रही थी वो कासवी के साथ, एकदम छोटी सी बच्ची जैसे जिसे साड़ी पहनाकर खड़ा कर दिया गया हो। और इसी ने कितना कुछ झेला था, अब जाकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। मेरा वादा है खुद से कि तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट, चेहरे की ये रौनक और ये मीठी हंसी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो खुद से ही बोला। समय अपने गति से चल रहा था। सानवी और व्योम की शादी को 2 महीने बीत चुके थे और इनमें सानवी उसे और करीब से जान रही थी। जितना वो व्योम को समझती उतना ही उसे वो अच्छा लगता था, और व्योम भी उसका हर कदम पर साथ देता था। उसके साथ ही उसकी फैमिली भी। सब डिनर कर चुके थे पर व्योम अभी नहीं आया था और शानवी उसका वेट कर रही थी। हालांकि व्योम को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो उसका वेट करे, वो भी बिना खाए पिए। तो वो सबके साथ ही डिनर कर लेती थी। वो इसका इंतज़ार करते करते ही सो चुकी थी। व्योम जब आया तो रूम की लाइट्स ऑन की। जो देख वो समझ गया वो वेट कर रही थी उसका। वैसे तो वो जल्दी ही आ जाता था, पर कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट केस आ जाने पर लेट हो जाया करता था। उसने चेंज किया और आकर बिस्तर पर बैठा। मेरी जान, सच में बहुत ही मासूम और प्यारी हो। आज ज़्यादा ही देर हो गई, वरना तो अभी तक जग रही होती और मुझे लेक्चर देती कि इसे इंतज़ार कराया। वो सोचकर मुस्कुराया और लेट गया। उसे अपने करीब करके व्योम ने जैसे ही उसके सिर को चूमा और उसके कमर पर हाथ रखा, वो कुनमुनाई, सो जाओ, वो उसे थपकी देता बोला। उसकी आवाज़ पर उसने झट से आंखें खोल दी। तुम कब आए और मुझे उठाया भी नहीं, उसने अधखुली आंखों से कहा। बस थोड़ी देर पहले। और जगाने का क्या अर्थ हुआ? मेरी वजह से तुम्हें अपनी नींद थोड़ी खराब करनी है, वो प्यार से बोला। तुम हटो पहले, खाना तो खाया नहीं होगा और आकर लेट गए। इतना ही प्यार आता है तो पहले खुद का ध्यान रखना सीखो। खुद की कोई परवाह नहीं और बाकियों के लिए तो रात भी जाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उठते हुए बोली। अरे यार ठीक हूँ मैं, भूख नहीं है। अब रात के 1 बजे कौन सा खाना खाऊंगा, वो उसका हाथ पकड़कर वापस से बिस्तर पर बैठाते हुए बोला। अच्छा जी, तो दोपहर में तो जैसे बहुत खाया होगा, टिफ़िन भरी ही आई होगी। इतनी मेहनत से मैं टिफ़िन रेडी करती हूँ और तुम्हें खाने की फुर्सत ही नहीं। सच बता रही हूँ मैं, कल से ना टिफ़िन दूंगी ना ही घर में खाना मिलेगा तुम्हें, अगर आज खाना वेस्ट हुआ होगा तो। वो बड़बड़ाते हुए उसे सुना रही थी और हमारे व्योम बाबू तो दोनों हाथों पर अपना चेहरा टिकाए बस अपनी प्यारी सी बीवी की सुने जा रहे थे। सानवी ने अब उसे ऐसे खुद को देखता पाया तो बोलते बोलते चुप हो गई और एक पिलो उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। अरे अच्छा ठीक है, मैं खा लूँगा अभी, पर पीटो तो मत यार। वो उसके हाथ से पिलो छीनता हुआ उसे खींचा तो सानवी उसके ऊपर ही गिर गई। व्योम बिस्तर पर नीचे गिरा था और उसके ऊपर सानवी। दोनों के होठ छू गए थे आपस में, जिससे दोनों को अलग सा एहसास हुआ। सानवी व्योम के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उससे अलग होकर खड़ी हो गई। व्योम भी जल्दी से उठा। सानवी, सानवी यार देखो मैंने कुछ, वो बोल ही रहा था पर वो उसकी सुने बिना रूम से बाहर निकल गई। व्योम ने गुस्से और चिढ़न से अपने बाल नोचे। क्या ज़रूरत थी तुझे उसे खींचने की? सिर थोड़ी ना फूट रहा था उस पीलो से, मार ही तो रही थी मस्ती में। लेकिन अब हो गई नाराज़ और भी ज़्यादा। उसे कितना बुरा लगा होगा। वो बस पत्नी है तेरी, तुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों पसंद आएगी ये करीबी उसे? उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वो कुछ सोचता हुआ तुरंत उसके पीछे बाहर निकला, क्योंकि उसे पता था वो रात में थोड़ा डरती है रूम से बाहर निकलने में, और आज अकेले ही निकल गई थी। वो किचन में आकर खाना गर्म कर रही थी। रहने दो, मैं ऐसे ही खा लूँगा, तुम जाकर रेस्ट करो, उसने कहा। पर शानवी कुछ ना बोलकर बस अपना काम किए जा रही थी। व्योम को अब और भी बुरा लगा तो उसने सानवी के हाथ से प्लेट छीन ली। कुछ बोल रहा हूँ मैं। देखो यार सानवी, गलती से हुआ जो हुआ, वरना तुम जानती हो कि मैं आगे नहीं बढ़ता तुम्हारी परमिशन के बिना। वो तो पता नहीं कैसे तुम गिर गई मेरे ऊपर। वो हड़बड़ाए हुए उसे सफाई दे रहा था। आई एम सॉरी, सानवी ने कहा। क्या सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ। तुम बस मुझसे बात करना बंद मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें चुप देखकर। इतने अच्छे क्यों हो? क्यों करते हो मुझसे प्यार? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी। उसकी आंखें बनीली हो चुकी थी।
बिल्कुल चुप। देखो, मुझे तुम्हारा रोना नहीं पसंद। तुम मार ही लो ना, मुझे बेलन से मार लो, पर रोना बंद करो। वो उसे ऐसे नहीं देख पा रहा था। सानवी ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे और पास किया, फिर उसके पैरों पर अपना पैर रखकर खड़ी हो गई। सानवी, वो उसके ऐसा करने से कुछ हैरानी से बोला और उसको थाम लिया, वरना वो गिर सकती थी। सानवी ने बिना कुछ बोले बस उसके होठों को लॉक कर दिया था। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने भी अपनी प्रतिक्रिया की। कुछ देर बाद वो अलग हुई और उसके सीने से लग गई। लंबी लंबी सांसें लेते हुए व्योम उसकी पेट पर हाथ फेर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा टच कभी बुरा नहीं लगता, पर आज जब वो सब अचानक से हुआ तो मुझे लगा कि तुम इतने अच्छे हो और मैं बस अपना ही चला रही। मैं बोल नहीं पाती तुमसे, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए अब कुछ जाहिर करना। जब से तुम आए हो लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, फिर नियमित दूरी क्यों बना रखी है मुझसे? उसने अपने आंसू साफ करते हुए सवाल किया तो व्योम ने उसे उठाकर वहीं स्लेब पर बैठा दिया। मेरी झल्ली सी बीबी, मुझे तो तब भी तुम पर प्यार आता है जब तुम लड़ती हो मुझसे, मुझ पर हक जताती हो। तुम नहीं बोलती तो क्या हुआ, मुझे तो पता होता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। तुम्हारी हरकत, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह जाती है। मैं बस इतना चाहता था कि तुम खुद से आगे बढ़ो, तभी मुझे खुशी होगी कि तुमने पूरी तरह इस रिश्ते को अपनाया है। मैं नहीं थोपना चाहता तुम पर कुछ भी, प्यार हो या करीबी, कुछ भी। उसने सानवी के गाल पर हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुरा उठी। वैसे ये क्या नया तरीका है, डायरेक्ट किस? इसके पीछे कोई फीलिंग भी थी कि? वो शरारत से बोला तो सानवी ने उसके सीने पर मारा और कूदकर उतर गई। फीलिंग विलिंग का मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने पति को किस करने का मन किया तो मैंने कर दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वो आंख चढ़ाते हुए बोली। तो व्योम हंस पड़ा और इनकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगले दिन व्योम रेडी हो चुका था, पर सानवी वो अभी तक सो रही थी। सानवी, उठ जाओ, देखो 9 बज रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, व्योम वॉच पहनते हुए बोला, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस उसने अपने कानों पर पिलो रख लिया। सानवी, उठो यार, बहुत रूटीन गड़बड़ कर लिया है तुमने, वो लगभग उसको चीखते हुए बोला तो सानवी उसकी कमर पकड़कर लिपट गई। वो अभी भी बिस्तर पर ही थी। सब तुम्हारी वजह से, लेट क्यों आते हो फिर? लेट आते हो, नींद खराब होती है मेरी, और फिर मुझे ही डांट रहे हो लेट तक सोने पर। मैं मॉम को और जीजू को बताऊंगी कि तुम मुझे डांट कर उठाते हो, वो अलसाए हुए ही बोली। ओके, तो मैं मॉम को कॉल करके बोल देता हूँ कि उनकी लाडली आलसी बेटी अभी तक सो रही है। व्योम के इतना कहते ही उसने झट से आंखें खोल दी। नो, तुम माँ को कॉल नहीं करना, वरना फिर वो मेरी अच्छी खासी खबर लेती हैं। देखो, मैं उठ भी गई। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई बिस्तर से नीचे उतरने लगी, जो देख व्योम अपनी जीत पर मुस्कुराया। गुड गर्ल, अब फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद अच्छे से रेडी हो जाना। रेडी क्यों, कहीं जाना है क्या? वो उसकी शर्ट के ऊपरी खुले बटन बंद करती हुई बोली। तो व्योम अपने निचले होठों को काटा। सानवी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई और लड़की उसके पति को देखे, और वो था ही इतना हैंडसम कि देखने वाले ही नजरें ना हटे, इसलिए मैडम पहले से ही तैयार रहती थी। मेरी ओवर पॉजेसिव बीबी के मायके, और मुझे अपने ससुराल जाना है, कई दिन हो गए सबसे मिले। वो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करते हुए बोला। सच्ची, हम घर चलेंगे, मैं तुरंत रेडी होकर आती हूँ, वो खुश होकर बोली। नहीं, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है कुछ काम से, 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा तो चलेंगे। उसने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। थैंक यू, वो उसके सीने से लग कर बोली। थैंक यू की दुकान, अपने पति को दिन भर थैंक यू बोलने से अच्छा एक ही बार आई लव यू बोल दिया करो। वो मुंह बनाते हुए बोला तो सानवी ने उसके गाल खींचे। उसे उसका फेस बहुत प्यारा लगा था इस वक्त, और उसे धक्का देते हुए वॉशरूम में भाग गई। पागल लड़की, वो मुस्कुराते हुए बोला और बाहर निकल गया। मॉम, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, खाना भी टाइम से खा लेना। सानवी शिखा जी से कह रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। व्योम अभी तक नहीं आया था तो वो उनके पास ही बैठी बातें कर रही थी। काजल और सामर्थ्य ने पास में ही अपना घर ले लिया था तो वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। हालांकि व्योम ने बहुत कहा कि वो यहीं रहे, लेकिन सामर्थ्य ने उसे समझा दिया था। समझ गई दादी अम्मा, शिखा जी हंसते हुए बोली तो सानवी को भी हंसी आ गई।
आपको पता है आप ना बहुत ज़्यादा ही स्वीट हो। वो मुस्कुराते हुए उनके गले लगी थी। शिखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तभी डोरबेल बजने लगी। सर्वेंट ने जाकर डोर खोला तो व्योम अंदर आया। सानवी को रेडी देख वो बोला, अरे इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? वैसे तो तुम्हें 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में। मॉम देख लो आप इसे, मैं किसी दिन सच में पीट दूंगी आपके इस बेटे को। वो मुंह फुलाकर शिकायत की। व्योम क्यों परेशान कर रहा है बेटा उसे? अच्छा सुन, जल्दी से निकल जाओ दोनों, ताकि टाइम से पहुंच भी जाओ और रात ना हो। वो बोली तो उसने सिर हिलाया और थोड़ी ही देर में वो अयोध्या के लिए निकल गए। अयोध्या में पहुंचते ही रास्ते में एक ठेला दिखा तो व्योम ने गाड़ी रोक दी। सानवी जो उसके कंधे से सिर टिकाकर बैठी थी, उसने झट से आंखें खोल दी। हम आ गए क्या? उसने पूछा और बाहर देखा, फिर वापस से उसे देखने लगी। व्योम अपनी साइड का डोर खोलकर उतरा तो वो भी बाहर आ गई। व्योम, वो उसके पास आकर बोली, तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे, यहीं से उस बार तुमने मॉम को खिलाया था ना? वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, और तुम अकड़ू जैसे चिल्लाए थे मुझ पर। मॉम ना होती तो पक्का मुझे रास्ते में ही छोड़कर घर चले गए होते। उसे भी पुरानी बातें याद आ गई थी, पर अब नहीं जा सकता, हिम्मत भी नहीं है अब जाने की। वो बोली तो व्योम हंस पड़ा और उसका हाथ थामे उसे गोलगप्पे के ठेले के पास आकर रुका। भैया 1 प्लेट तीखे गोलगप्पे, वो बोली तो उसने लगभग 5 मिनट में ही उसे 1 प्लेट गोलगप्पे पकड़ा दिए। उसने खाना शुरू किया। व्योम उसे ही देख रहा था। तुम्हें भी खाना है? वो अपने हाथ में लिया गोलगप्पा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। उसने इतने प्यार से कहा था कि वो मना नहीं कर पाया और खा लिया। उफ, कितनी मिर्च है इसमें, हल्के बनाइए आप। उसे बहुत तीखा लग रहा था तो कुछ गुस्से से बोला। सानवी ने उसे पानी पिलाया। तुम ना चुप रहो, मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम्हें खाने हैं तो तुम्हारे लिए मीठा बना देंगे, कहती हुई वो खाने लगी। व्योम ने ना में सिर हिलाया। सानवी, एक जानी पहचानी आवाज़ सानवी के कानों में पड़ी तो उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। सामने प्रियल थी। कितने सालों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसने प्लेट रख दी और नाराज़गी से मुंह फेर लिया। व्योम, चलो, मुझे नहीं खाना कुछ भी, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। क्यों नहीं खाना? अभी तक तो कितनी खुश थी, अचानक से क्या हुआ? और ये लड़की कौन है? वो कुछ हैरानी से उससे सवाल किया। तब तक प्रियल उनके पास आ चुकी थी और उसने सानवी को साइड से ही जोरदार हग कर लिया। सानवी उसे दूर करने लगी पर प्रियल ने उसे नहीं छोड़ा। दोनों की आंखें भर आई थी। आखिर में सानवी ने उसे झटके से अलग कर दिया। अब क्यों आई है? इतने दिनों तक तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि सानवी जिंदा है या मर गई। बिना बताए ही गायब हो ली थी। वो काफ़ी गुस्से से बोली तो प्रियल ने अपने कान पकड़ लिए। व्योम भी समझ गया कि ज़रूर वो उसकी दोस्त होगी, तभी दोनों ऐसे बिहेव कर रही हैं। मान जाना यार प्लीज़, इस बार माफ़ कर दे, फिर मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। तू मेरी बात तो सुन, वो बोली। पर सानवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जीजू, आप ही कहिए ना कि मुझे माफ़ कर दे, इतने दिन बाद मिली है और देखो कैसे मुंह फुलाए खड़ी है। वो अब व्योम के सामने जाकर लाचारी से बोली। उनके कहने से मैं मान जाऊंगी तुझे लगता है? सानवी बोली। व्योम ने उसे इशारा किया था उससे बात कर। सानवी की बात पर उसका चेहरा उतर गया। सानवी ने मुस्कुराते हुए उसे हक कर लिया था। बस ये पहली और लास्ट बड़ी गलती है तेरी, समझी? वो बोली तो प्रियल ने हाँ कहा। प्रियल बोली, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी मेरे जीजू से? सानवी मुस्कुराई। व्योम, ये मेरी इकलौती सबसे खास और सबसे प्यारी दोस्त प्रियल है। कॉलेज टाइम में सबसे ज़्यादा करीब मैं इसके ही थी। हाय जीजू, वो चहकते हुए बोली तो व्योम ने भी उसे हेलो किया। प्रियल बोली, वैसे एक बात बताओ, आप इसे झेल कैसे लेते हो? इतने तो नखरे होते हैं इसके, बाई गॉड, बंदा खिसक ही ले। कपड़े में तो कितना पागल करती है, ये पहनना है वो नहीं, और नींद वो तो इसका पहला प्यार है। तू ना अब बस कर, बड़ी आई जीजू वाली, सानवी ने उसे टोका। सानवी, घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करना। मयंक भी मैसेज कर रहा है कि हम लोगों को कितनी देर क्यों लग रही है। व्योम बोला तो सानवी को भी उसकी बात सही लगी और वो सब गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ वापस आई और आते ही सबसे पहले तेरे घर आई थी तेरी हाल खबर लेने। फिर भाभी ने मुझे सब कुछ बताया था कि क्या क्या हुआ तेरे साथ। मुझे सुनकर बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरी सानवी को इतना कुछ झेलना पड़ा।
पर अब बहुत खुश हूँ तुझे और व्योम जीजू को देखकर। ये अच्छे हैं ना? तेरे साथ कैसे पेश आते हैं? प्रियल और शान्वी छत पर थी इस वक्त और दोनों सहेलियां बातें कर रही थी। प्रियल कॉलेज कंप्लीट होते ही मुंबई चली गई थी। उसके पापा वहीं जॉब करते थे और उसे भी वहीं बुला लिया था। अचानक से जाने की वजह से उसकी और सानवी की मुलाकात भी नहीं हो पाई थी और उसके बाद ही सानवी की शादी भी हुई थी, तो उसे कुछ पता नहीं चला कि सानवी ऐसी लाइफ जी थी। व्योम क्या है मेरे लिए, इसे शायद मैं शब्दों में ना कह सकूं। तुझे पता है, उस शादी से जब मैं दूर होकर भागी थी तो मुझे व्योम ही मिले थे जिन्होंने मुझे संभाला था। फिर यहाँ आई मैं। उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। एक बहुत ही खास दोस्त की ज़रूरत थी उस वक्त, पर तू नहीं थी। व्योम बने थे मेरे वो दोस्त। उन्होंने मेरी हर बात सुनी। मैं तो अपने परिवार से भी दूर हो जाती अगर वो ना होते तो। उन्होंने ही मुझे हर पल सपोर्ट किया। मेरी मेंटल हेल्थ भी उन्हीं की वजह से इम्प्रूव हुई। और आज तेरे सामने ये जो हंसती खिलखिलाती सानवी खड़ी है ना, बस उनकी ही बदौलत। उन्होंने और भाभी ने बहुत साथ दिया है मेरा। बुआ जी मेरी शादी कहीं और कराना चाहती थी, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, पर व्योम ने मुझसे शादी कर ली। मेरे शादी को लेकर जो डर था वो ख़त्म हो गया। वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी हर जिद पूरी कर मुझे वापस से जीना सिखाया, यहाँ तक कि मेरे लिए रुके और कभी हमारे रिश्ते में कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे मौका दिया कि मैं खुद से आगे बढ़ूँ। वो कहीं खोई हुई सी बस व्योम की तारीफ़ें किए जा रही थी। बहुत प्यार करने लगी है ना जीजू से? प्रियल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो वो इधर उधर देखने लगी। तू मेरी छोड़, मेरी कहानी बहुत सुन ले। अब अपनी लाइफ का बता, कोई बॉयफ्रेंड है या शादी ही कर ली तूने भी? वो शरारत से उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बूझ पड़ी। नहीं यार, अभी शादी वादी नहीं की, पर हाँ तेरे लिए जीजू ज़रूर खोज लिए हैं, पर एक प्रॉब्लम है। कहते हुए उसका चेहरा उतर गया था। सानवी बोली, क्या हुआ? प्रियल बोली, वो और मैं एक ही कंपनी में जॉब करते हैं मुंबई में, वहीं मिले वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर पता नहीं उनको मैं अच्छी लगती भी हूँ या नहीं। बहुत शांत से रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, बात भी करते हैं मेरे से, पर पास्ट का कुछ है उनका जिससे वो खुद को ही बुरा मानते हैं और उन्हें लगता है कि मैं उनके साथ खुश नहीं रहूँगी। जबकि मुझे पता है, मैं तो जानती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। अगर जल्दी ही वो नहीं माने तो पापा शादी करा देंगे मेरी। कहाँ है वो इस वक्त? तू एक बार उनसे मेरी बात कराना, मैं समझाऊंगी कि मेरी क्यूटी को ऐसे इतना भाव ना दिखाएं, वरना अच्छा नहीं होगा उनके लिए। सानवी मजाकिया अंदाज में उसे खुश करने के लिए बोली। प्रियल बोली, वो आज शाम को मंदिर आएंगे, अभी अयोध्या आए हैं वो भी। सानवी बोली, ये तो बहुत अच्छा है, फिर शाम को मिलते हैं उनसे, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। मैं भी मंदिर चलने का सोच रही थी। बिट्टी, प्रियल, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो और किसी से भी मिल लो। नीचे से मयंक की आवाज़ आई, जो सुन वो दोनों भागते हुए सबके बीच आई। प्रियल शाम को मिलने का बोल चली गई थी और शानवी अब सबके बीच बैठी थी। पापा कैसे हो आप? आपकी हेल्थ तो ठीक है ना? वो दामोदर जी के पास बैठते हुए बोली। बिल्कुल ठीक है, और तुझे इतना खुश देखकर तो और भी ठीक हो जाता हूँ, वो बोले और उसके सिर पर हाथ फेरा। खुश क्यों नहीं होंगे भाई सब? भैया भाभी छुटकू को जो ला रहे हैं। वो कोमल को देखते हुए शरारत से बोली, तो कोमल ने उसे आंख दिखाई। वो हंस पड़ी। ये खीर खाना स्पेशली तेरे और दामाद जी के लिए मैंने अपने हाथों से बनाई है। शोभा जी उसे खीर की कटोरी पकड़ाते हुए बोली। माँ, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, जो आपने इतना कुछ बना डाला? व्योम ने खीर खाते हुए कहा। शोभा जी बोली, परेशानी नहीं हुई बेटा, अपने बच्चों के लिए काम करने में माँ को खुशी होती है। और बताइए, आप ये ठीक से तो रहती है ना? वहाँ आपको परेशान तो नहीं करती? टाइम से उठ तो जाती है ना? व्योम सानवी को देखते हुए बोला, परेशान और टाइम से उठना, ये तो आज यहाँ आना था तो ही। व्योम, तुमने मॉम को कॉल करके बताया कि हम पहुँच गए? उन्हें टेंशन होगी ना हमारी, तो कॉल कर लो मॉम को। ना किया हो तो? व्योम की बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठी और उसे आंखों से घूरा। व्योम को पता था वो कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। वहीं मयंक और कोमल मुस्कुरा उठे उसकी हरकत पर। वो तो जानते ही थे कि सानवी क्या कर सकती है नीत के मामले में।
मैंने बता दिया है मॉम को पहले ही, व्योम बोला। सानवी बोली तो तुम चलो रूम में आराम कर लो, थक गए होगे ना, इतनी लंबी ड्राइविंग की है। दामोदर जी बोले हाँ बेटा, खाकर आराम कर लो कुछ देर। जी पापा, वो बोला और फिर सानवी के रूम में चला गया। उसके पीछे ही सानवी भी आई थी। सानवी बोली व्योम, शाम को मंदिर चलते हैं, प्रियल भी आएगी और हम साथ में दर्शन भी कर लेंगे। ठीक है चलेंगे, तुम भी रेस्ट कर लो थोड़ी देर, वो बेड पर बैठते हुए बोला। नहीं तुम आराम करो, मैं कुछ देर भाभी के पास बैठूंगी, उसके बाद टाइम ही कितना बचेगा, मंदिर जाने का टाइम हो जाएगा। सानवी बोली तो व्योम ने सिर हिलाया। वो कोमल के रूम में आ गई। मंदिर के पास ही एक कैफे था जिसमें बैठी वो प्रियल और उस लड़के का इंतजार कर रही थी। व्योम को थोड़ा काम था तो वो कहीं चला गया था। सॉरी थोड़ा सा लेट है हम और तुझे वेट करना पड़ा, प्रिया लाते हुए बोली। लेकिन उसके साथ वाले लड़के को देखकर तो जैसे सानवी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये रोनित था और रोनित भी आश्चर्य से सानवी को देख रहा था। ग्रीन साड़ी और गोल्डन ब्लाउज, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो। सानवी ने शादी कर ली, उसके माइंड में सबसे पहले यही आया। सानवी, ये रोनित है जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था, और रोनित ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त सानवी। वो दोनों का परिचय आपस में कराती हुई बोली। उसे नहीं पता था कि ये दोनों ही एक दूसरे के कड़वे अतीत हैं। हेलो मिस्टर रोनित, खड़े क्यों हैं, बैठिए ना आप। सानवी ने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो उसे जानती ही ना हो और पहली बार मिल रही हो। वहीं रोनित ने जब सानवी के व्यवहार को देखा तो कुछ बोलना उचित नहीं समझा और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बगल वाली चेयर पर प्रियल भी। कुछ देर की नॉर्मल बातचीत के बाद सानवी ने प्रियल को देखा। मेरी दोस्त आपसे इतना प्यार करती है और आप हैं कि उसे ही इग्नोर कर रहे हैं। सच्चा प्यार करने वाले बार बार नहीं मिला करते, सानवी ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा। रोनित बोला जी बिल्कुल, इसलिए तो आपकी दोस्त को पहले ही मना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना सोचे जो संभव ना हो। रोनित की बात सुन प्रियल की आंखें भर आई थी। उसने अपना सिर झुका लिया ताकि उसके आंसू कोई देख ना सके। और ऐसा क्यों करे वो, जबकि जानती है कि आपके मन में भी फीलिंग्स है। सानवी, जो कि प्रियल के आंसू देख चुकी थी, वो सीधे से ही बोली, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है और ये मैं बता चुका हूँ प्रियल तुमसे, फिर क्यों इसी एक बात पर अटकी हो यार, उसने मायूसी से कहा। मैं वॉशरूम से आती हूँ, कहकर वो उठी। उससे अब एक भी मिनट बैठा नहीं जा रहा था। उसके जाते ही रोनित ने पूछा, कैसी हो तुम, और शादी भी कर ली, कांग्रेचुलेशंस। सानवी बोली, थैंक यू, और बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। रोनित बोला, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल पहले जैसी। व्योम के प्यार का असर है जो मेरी बेरंग जिंदगी इतनी संवर गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम मुझसे दूर हो गई, वरना शायद इतनी खुश नहीं होती, उसने कुछ भावुक होते हुए कहा तो सानवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। रोनित प्लीज़, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम दोनों को ही आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, फिर आज भी उसी गिल्ट में क्यों हो। प्रियल बहुत अच्छी है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज़ तुम एक बार दिल से उसके बारे में सोचो। रोनित बोला, तुम जानती हो सब कुछ, फिर भी अपनी दोस्त को मुझे सौंप रही हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बदल चुके हो और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम भी तो उसे पसंद करते हो ना। सानवी ने जैसे ही ये बोला तो वो कुछ चौंका। रोनित बोला, तुम्हें कैसे पता। बस पता चल गया, मना करते वक्त प्रियल को देखकर क्यों नहीं बोल पाए, इसका मतलब जानती हूँ मैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और रोनित, एक बात तुम उसे मत बताना कि तुम ही मेरे एक्स हस्बैंड हो, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। बस उसका साथ निभाना हमेशा, वो उसे समझाते हुए बोली। प्रियल के आने की आहट सुनकर सानवी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो उनके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखें देखकर रोनित और सानवी दोनों समझ गए कि वो रोई है। प्रियल, नूडल्स नहीं मिलते क्या यहाँ, रोनित ने प्रियल से पूछा तो वो उसे देखने लगी। नहीं, मीन्स नूडल्स ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, इतना पसंद है तुम्हें, और शायद उसी के लिए रोई भी हो, है ना, उसने मजाकिया अंदाज में कहा तो सानवी होठों को दांतों तले दबा मुस्कुराई। मुझे नहीं खाना कोई नूडल्स वूडल्स, और मैं क्यों रोने लगी भला, उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा।
लाइफ टाइम नूडल्स खाने के लिए रेडी हो, क्योंकि मुझे तो बस यही बनाने आता है, उसने कहा। तो प्रियल को कुछ समझ नहीं आया। वो उसे देखने लगी। शादी करोगी मुझसे? वो अपनी चेयर से उठते हुए उसके सामने जाकर पूछा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो सानवी को देखने लगी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर से बोलो, उसने धीरे से कहा। तो रोनित ने उसका हाथ थाम लिया और टेबल पर रखा एक रोज उसके सामने करता हुआ बोला, आई लव यू मिस प्रियल, क्या आप मिसेज रोनित बनना पसंद करेंगी? उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और एक हाथ से वो रोज पकड़कर उसके सीने से लगा। कैफे में बैठे लोग जो उन्हें ही देख रहे थे, उन्होंने क्लैपिंग की। आई लव यू टू, वो उसके सीने से लगी हुई ही बोली। रोनित ने उस पर अपनी बाहें कस दी। ये प्यार के मरीजों, कुछ तो शर्म कर लो, कोई और भी बैठा था तुम्हारे साथ। काफ़ी देर तक जब वो दोनों अलग नहीं हुए तो सानवी ने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा। वो हड़बड़ाकर तुरंत अलग हो गए। व्योम भी आ चुका था। वैसे मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, तो गाइस अब आराम से रोमांस फरमाओ, बाद में मिलते हैं, सानवी उठते हुए बोली। अच्छा, हमें टाइम दे रही है कि तुझे जीजू के साथ टाइम स्पेंड करना है? प्रियल हंसते हुए बोली। तो सब हंस पड़े। वो व्योम के साथ पहले मंदिर गई। उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद अब वो घाट पर बैठे थे। सानवी, क्या सोच रही हो? व्योम ने कहा। तो वो उसके कंधे पर सिर रख लिया और उसकी हथेली अपनी हथेली में उलझा ली। तुम्हें पता है, ये घाट मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। मैं जब छोटी थी तब भी यहाँ आया करती थी माँ के साथ, और जब बड़ी हुई समझ आई तब से थोड़ा भी परेशान रहूँ तो यहीं आती हूँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। यहीं कई बार मैं कुणाल से मिली थी और मुझे लगता था कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हमारा रिश्ता जब पहली बार तय होने को हुआ था तब मैं बस उसे ही सही समझती थी। उसके बाद सब खराब हो गया। काश मैंने उस दिन तुम्हें मना ना किया होता, तो हम पहले ही साथ होते और वो सब कुछ ना होता। वो कुछ उदासी हो गई थी। सानवी, जो होना होता है वो होकर रहता है। और तुम ही सोचो, अगर उस वक्त हम साथ हो जाते तो क्या मैं तुमसे इतना प्यार करता? तुम मुझे समझती, बल्कि एक बोझ होता उस टाइम हम दोनों पर। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। तो उसने सिर हिला दिया। मुझे कुछ कहना है, वो बोली। तो व्योम उसे देखने लगा। सानवी ने उसकी आंखों पर अपनी हथेली रख दी। तुम हो इस घाट की तरह सुकून मेरे, और मैं इसमें बहता हुआ जल। सब जानते हो किस्सा जिंदगी का, बना हिस्सा अपना खुद में तुमने मुझे समेटा है। न करना कभी खुद से अलग। इस घाट का पवित्र जल तुमसे कहता है ये तुमसे ही पूरा। आज ये खुद से कहता है। इसकी कहानी नई पुरानी नहीं होती। हर बार ला सके इजहार जुबा पर, ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं होती। तुम समझ सको तो इन आँखों की इल्तिजा समझना, इस दिल की धड़कन में बस अपना ही नाम सुनना। सुनो, कभी खुद से अलग ना करना। तुम्हें खुद से अलग करके ये व्योम भी कहाँ जी पाएगा। अब जिंदगी हो तुम मेरी, तुम्हारी प्यारी डांट, लड़ना, शिकायत करना, यही सब तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। व्योम ने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाकर कहा और उसकी हथेली ही चूम लिया। तो सानवी उसे सीने से लग गई और दोनों अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाने लगे। सच में कहा जाता है, सोनिया ऊपर से बनकर आती है। व्योम और सानवी एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के साथ आज बहुत खुश थे। आज कहानी का लास्ट पार्ट था। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भर भर कर ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और प्यारी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई और दूसरी प्यारी सी कहानी के साथ।